हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो जो हमारा ये है हमारा पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि क्या होता है कंबशन, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम किस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकें। तो क्लास 7th में इंग्लिश में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फायर फ्रेंड एंड फू। तो उसमें आपने देखा था कि फायर जो है वो एक तरह हमारे काम भी आती है, हमारी फ्रेंड भी है, और दूसरी तरफ कभी कभी अनवांटेड होके वो हमें बहुत सारा डिज़ास्ट्रस लॉस करवाती है और वो हमारे लिए हानिकारक भी साबित होती है। तो वैसे अनवांटेड फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए वो हम पढ़ेंगे। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने टीवी में न्यूज़ में देखा होगा कि घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में आग लग जाती है, फैक्ट्री में आग लग जाती है। अगर आपने वैसा कोई एक्सीडेंट देखा है तो उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने नोटबुक में लिखिए, और ये जो आपका एक्सपीरियंस है उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, यानी आपके एरिया का जो फायर ब्रिगेड का नंबर है वो आपको याद कर लेना चाहिए। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। अगर आपके घर में या आपके आसपास में कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, फायर सर्विस वाले हैं, इन्हें बुलाना है। अब नाउ पहेली वॉन्ट्स टू टेल समथिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस, यानी हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबरहुड में जो भी रह रहे हैं, उन सबको फायर ब्रिगेड का नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायरमैन आग पे पानी डाल के आग को बुझा रहे हैं। ठीक है। डज़ योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपका जो शहर है वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अगर हाँ तो यस लिखिए, नो तो नो लिखिए। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, यानी जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है? सो इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे आग है उस पर वो पानी डालती है। वाटर कूल्स द कंबसिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज brought डाउन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस कब जलता है, जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है। वाटर जो है, जब उस कंबसिबल मटेरियल पे वाटर डाला जाएगा तो वाटर का काम क्या है, वाटर जो है उसके टेम्परेचर को लो करेगा, उसको कूल करेगा, और कूल करने की वजह से क्या होगा, उसका ये जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाएगा। अब इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आग जलना बंद हो जाएगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबसिबल मटेरियल। अब बहुत गर्म चीज़ पे पानी डाल दो, क्या होता है, वाटर वेपर्स बनने लगते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप उस कंबसिबल मटेरियल पे पानी डाल रहे हो तो बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये वाटर वेपर्स भी हेल्पफुल है। क्या करते हैं ये, जो भी हमारा कंबसिबल मटेरियल है उसको आसपास से घेर के रखते हैं। वाटर वेपर्स उसके आसपास से एक लेयर बना देते हैं, और ये लेयर क्या करती है, ये एयर की सप्लाई को कट करती है। और हमने पढ़ा था कि एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, तो अगर एयर मिलेगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है वो ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, और इसी तरह से फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. आपने पढ़ा है कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी चीज़ को जलने के लिए। क्या क्या? सबसे पहला फ्यूल, दूसरा एयर। एयर क्यों चाहिए? क्योंकि एयर से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तीसरा है हीट। हीट का क्या काम है, वो जो है वो क्या करती है, जो भी फ्यूल है उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक रेज करती है। मान लीजिए उसका टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, पर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 59 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 27 तक को 59 तक पहुंचाने का काम क्या करेगी, ये हीट। और एयर चाहिए क्योंकि एयर से उसे ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन से ही कोई ऑब्जेक्ट बर्न होता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अब 3 रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, अब तीनों में से हम किसी एक को हटाएंगे या 2 को हटाएंगे या तीनों को हटा देंगे तो सिंपल सी बात है, फायर जलना बंद हो जाएगी। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर,
यानी इस फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम है, ये जो है वो एयर की सप्लाई को कट कर देती है, एक इस तरह का लेयर बना देती है। तो अब लेयर बनने के कारण एयर जो है वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई। और इस लेयर के बनने से ये जो हमारा अंदर फ्यूल है इसका टेम्परेचर भी इग्निशन टेम्परेचर के बिलो हो जाएगा, और इस तरह से फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब हमें एक बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है। सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वाटर। किसी भी आग पे पानी डाल दो, पानी क्या करेगी, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम करेगी, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट को कूल करने के साथ साथ क्या करेगी, उसके आसपास लेयर फॉर्म करेगी ताकि एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाए। बट वाटर वर्क्स ओनली ऑन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। पर हमेशा हम वाटर को हर कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। हम इसे किस किस पे यूज़ कर सकते हैं, वुड पे और पेपर पे। यही दोनों चीज़ जब जलेंगे तभी हम फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई बहुत ही दूसरी सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉज द वायर। डॉज का मतलब होता है उसे ऑफ कर देना, फायर को रोकना जो चाहते हैं उनकी बात की जा रही है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लीजिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां नाश हो जाती हैं, घाटे में चली जाती हैं, फिल्मों में ये बड़ा कॉमन है। शॉर्ट सर्किट, बहुत सारी फैक्ट्रीज इससे बर्बाद हो जाती हैं। तो शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से होता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से फायर होता है तो उस केस में वाटर को एक्सटिंग्विशर के रूप में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करे। तो अभी जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। यहाँ पे मान लीजिए एक इंसान है और यहाँ एक बड़े से घर में आग लगी है, और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। तो अगर ये उस पर पानी डालेगा, पानी क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, और जो इंसान पानी डाल रहा है उसको बहुत ही बड़ा करंट का झटका लगेगा, यानी उसी को उल्टा हार्म पहुँच जाएगा। सो वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। यानी इलेक्ट्रिसिटी में तो है ही नहीं, पर साथ ही साथ जिन फायर्स में ऑयल और पेट्रोल का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें तो वाटर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, हमने पढ़ा था कि वाटर जो होती है वो ऑयल से ज़्यादा हैवियर होती है। ये ग्लास लीजिए, इसमें पानी डालिए, वाटर डालिए और ऑयल डालिए, तो पानी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऑयल ऊपर, यानी ऑयल जो है वो हल्का है और वाटर जो है वो भारी है। और वाटर के भारी होने की वजह से ही ये ऑयल के नीचे दब जाएगी और ऑयल जो है वो ऊपर ही ऊपर जलता रहेगा। तो फ़ायदा क्या पानी डालने का, क्योंकि पानी के ऊपर से भी ऑयल जो है वो बर्न करता रहेगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी ऐसे फायर जिनमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स मतलब जो बड़ी ही जल्दी जल जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जैसे कि केरोसिन, पेपर, ये सब क्या होते हैं, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, यानी बड़ी ही जल्दी ये जल जाते हैं। तो वो फायर्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इन्वॉल्व हो या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स का, जैसे कि पेट्रोल, तो इन सब में सबसे बेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, यानी उस फायर को हटाने का सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। यानी CO2 जो है उसका वेट ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो जल रहा है वो तो ऑक्सीजन ले रहा है, पर ये जो CO2 है वो उससे हैवी है, इसीलिए वो उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, एक ब्लैंकेट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बना देता है। अब लेयर बनाने से क्या हुआ, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा, और जब उस फ्यूल को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, फायर बढ़ेगा ही नहीं और फायर कंट्रोल हो जाएगा। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी सबसे अच्छा इसका क्या एडवांटेज है CO2 का, कि ज़्यादातर केस जो होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती। ठीक है,
हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है भाई, CO2 से हो जाता है, पर अब हमें CO2 मिलेगा कहाँ से? सो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर्स एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। यानी सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जा सकता है। जैसे हमारे किचन में LPG, CNG इन सब को स्टोर किया जाता है, ठीक उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बड़े बड़े सिलेंडर्स में स्टोर किया जा सकता है। When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down। यानी जैसे ही सिलेंडर से ये बाहर निकलता है, जो CO2 है बड़ी ही जल्दी से फैलता है, बड़ी ही जल्दी एक्सपैंड होता है, बड़ी ही जल्दी अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, और जैसे जैसे ये एक्सपैंड होता है ये कूल डाउन हो जाता है। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लैंकेट का काम नहीं करता, ये जो है वो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसे भी कम कर देता है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये आपने अपने ऑफिस, स्कूल्स, ज़्यादातर जगहों पे ये अवेलेबल होता है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals। यानी एक और तरीका है CO2 पाने के लिए, हम बहुत सारे ड्राई पाउडर केमिकल्स जो हैं उनको रिलीज़ करेंगे, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इन सब को जब हम फायर के पास छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो भी केमिकल्स हैं ये CO2 गिव ऑफ करते हैं, और इस तरह से फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। In most of the cases, fire cannot be eliminated. If, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। तो अब ऑक्सीजन को हम हटा सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को हटा सकते हैं, फ्यूल को भी हटा सकते हैं, पर कुछ केसेस में हम फ्यूल को नहीं हटा सकते हैं। कैसे केसेस? मान लो एक बिल्डिंग जल रही है, बिल्डिंग जल रही है तो इसका मतलब पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है, तो अब उस पूरी बिल्डिंग को तो हटाया नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें फ्यूल को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। अब हमने कंबशन क्या होता है ये पढ़ लिया, क्या होता है एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और लाइट और हीट गिव ऑफ करता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंबशन। तो अभी जो कंबशन होता है ये भी तीन तरह का होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। यानी किचन में आप जो आपका गैस है उस गैस स्टोव के पास आप एक मैचस्टिक या फिर लाइटर लेके आइए, उसके बाद गैस स्टोव ऑन कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या होगा? आप जैसे ही मैचस्टिक लेके जाओगे तुरंत जो है गैस जल जाएगी, तुरंत जलेगी और तुरंत ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा कंबशन जो होता है उसे रैपिड कंबशन कहा जाता है। रैपिड का मतलब क्या होता है? फास्ट। तो ऐसे जो फास्ट कंबशंस होते हैं जिसमें तुरंत ही गैस बर्न हो गया और तुरंत हीट और लाइट प्रोड्यूस किया, उसे क्या कहा जाएगा? रैपिड कंबशन। There are substance sorry for the disturbance. There are substance like phosphorus which burn in the air at room temperature। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगते हैं, इतने ज़्यादा वो इन्फ्लेमेबल होते हैं। जैसे कि फोस्फोरस, उसको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, हमारा जितना रूम टेम्परेचर है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब अगर उसे अपने रूम में रख दिया तो फिर वो जलने लग जाता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। पहला था rapid combustion और दूसरा है spontaneous combustion। तो ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी मटेरियल जो है तुरंत फ्लेम में बर्न आउट हो जाता है, फ्लेम में बर्स्ट हो जाता है बिना किसी कॉज के एप्लीकेशन के। जैसे इस केस में आपने क्या किया, इसमें आपने मैचस्टिक लाया पर इसमें कोई भी कॉज होता ही नहीं, तुरंत ऑब्जेक्ट अपने आप जल जाता है, उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे यहाँ पे कोल डस्ट से रिलेटेड दिया है, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines।
कोयले जो है वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। इन्हें तुरंत ही रखे रखे कभी कभी ये फ्लेम्स में बर्न आउट हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स फायर्स लग जाते हैं कोल माइंस में, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ का भी लॉस होता है और बहुत ज़्यादा मनी का भी लॉस होता है। Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike. तो जो फॉरेस्ट फायर हमने पढ़ा था वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर मान लो घास सूखी है, उस पर हीट पड़ी बहुत ज़्यादा या फिर लाइटनिंग हुई तो उससे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, फिर वो जलने लगता है और थोड़ी देर में ही आग फैल फैल के पूरे जंगल में लग जाती है। पर आमतौर पे जो ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम कैंपिंग पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, तो वापस आने से पहले जो भी हमने फॉरेस्ट फायर लगाया है उसे पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर लेना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। फेस्टिवल डेज पे हम पटाखे जलाते हैं। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. यानी जब भी किसी क्रैकर को जलाया जाता है बहुत ही अचानक से सडन रिएक्शन होता है जिसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज लिबरेटेड। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उन्हें एक्सप्लोजन कहा जाता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और उस क्रैकर पे ज़्यादा प्रेशर भी लगाया हमने तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है। कुछ जैसे पटाखे होते हैं जिनमें आग लगाना पड़ता है, पर कुछ होता है उसको दबा दो, फोड़ दो तो ही वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्सप्लोजन इज़ अनदर टाइप ऑफ कंबशन, पर ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि रैपिड कंबशन में क्या हो गया, तुरंत हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन में बिना किसी कॉज के हुआ। और ये जो एक्सप्लोजन है इसमें हीट आती है, लाइट भी आती है, प्लस एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है जो कि है साउंड, वो भी प्रोड्यूस होती है। नाउ लेट्स सी फ्लेम। फ्लेम तो आपने देखी होगी, कैंडल बर्न करती है तो उसके ऊपर एक फ्लेम होती है, तो उसी फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। आपने कभी एलपीजी फ्लेम देखा है, किस कलर का होता है, आप बोलोगे ब्लू कलर का होता है, पर आग तो ब्लू कलर की होती नहीं है। होती है, कैसे होती है आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। जबकि कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है, येलो और ऑरेंज टाइप में उसका कलर होता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7 में आपने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, तो उसमें आपने देखा था कि जब आपने उसे जलाया था तो वाइट डार्जलिंग फ्लेम का प्रोडक्शन हुआ था। ना ही यहाँ पे ब्लू फ्लेम आई और ना ही यहाँ पे येलो फ्लेम, यहाँ पे तो सबसे अलग वाइट फ्लेम का प्रोडक्शन हुआ। आप देख सकते हैं कैंडल फ्लेम और गैस स्टोव का कलर, इसका कलर क्या है ब्लू और इसका कलर क्या है येलो एंड ऑरेंज। आगे देखते हैं फ्लेम्स ऑफ किरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बर्नसन बर्नर। ये जो है वो बर्नसन बर्नर, उसका कलर भी इस तरह का होता है। स्टोव आपने देखा होगा, उसमें भी जो फ्लेम होता है वो भी ब्लू कलर की होती है। कैंडल की कलर इस तरह की होती है और लैम्प की इस तरह की। तो आप ऑब्जर्वेशन सारे नोट कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है जलने पे फ्लेम प्रोड्यूस करता है और नहीं। जैसे कि हम कैंडल को देख ले, कैंडल जब भी जलती है फ्लेम प्रोड्यूस करती है। मैग्नीशियम रिबन ऑफ कोर्स करती है। कैम्फर यानी कपूर वो भी करता है। किरोसिन स्टोव वो भी करती है। कारकोल, तो कारकोल को जब हम जलाते हैं तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, अब हम इस फ्लेम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से होती है, किस किस कलर्स की होती है, ये सब चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे। लाइट अ कैंडल यानी एक कैंडल जलाइए। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of non-flickering candle flame। तो कैंडल फ्लेम की जो सबसे डार्क जोन होती है, यानी सबसे अंदर कौन सी जोन होती है, ब्लैक कलर की जोन होती है। तो टोंग्स की मदद से उससे टच कीजिए, टोंग्स की मदद से, आप खुद अपने हाथ मत घुसा देना, ठीक है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे आप एक जली हुई माचिस का एंड रखिए। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब आफ्टर वाइल। तो आप देखिए कि जो फ्लेम ट्यूब है उसके एंड पे अपने आप आग जलने लगेगी और आप देखोगे कि जो वैक्स आपने रखा है उस हीटेड विक के पास में वो तुरंत ही मेल्ट होने लगेगा।
ये सब कैसे हो रहा है वो सब देखते हैं। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि जब भी जलते हैं और वेपराइज होते हैं। वेपराइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है या फिर सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो जब भी कोई सब्सटेंस बर्निंग होने के दौरान वेपराइज होता है, इसका मतलब वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames, यानी केरोसिन ऑयल जैसे ही जलाते हैं तो क्या होता है, ये वेपराइज होने लगता है और इसी की वजह से फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मोल्टन वैक्स यानी पिघला हुआ वैक्स जो है उसमें भी आग लगाते हैं तो वो भी वेपराइज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम्स। कारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, यानी कारकोल की बात की तो वो तो वेपराइज ही नहीं होता और जब वेपराइज नहीं हो रहा है तो वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता। एक्टिविटी 6.15 में हमने देखा था कि किस तरह से ग्लास ट्यूब पे फ्लेम्स आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे, देखते हैं। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, यानी जब ये एकदम स्टेडी है, रुका हुआ है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो आपका ये जो फ्लेम का ल्यूमिनस जॉइन है, बहुत ही जहाँ से आग प्रोड्यूस हो रही है उसके पास ले जाइए और टोंग्स को 10 सेकेंड तक वहाँ पे रखिए, फिर उसे रिमूव करके ऑब्जर्व कीजिए कि कैसा वो है। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। आप देखोगे कि अगर आप स्लाइड ले जाते हो तो उसके पास में कभी कभी ब्लैक टाइप का कुछ हो जाता है और बहुत सारे लोग इस ब्लैक टाइप की चीज़ को काजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये असल में है क्या? So it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. Luminous zone यानी जहाँ से लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कंबशन हो रहा है। कंबशन जब भी होता है तो किसका प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का। तो अब ये जो चीज़ हमें इस ग्लास प्लेट या स्लाइड पे दिख रही है, ये क्या है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, यानी आप जलाने के लिए उसके पास ले गए, अब जो कार्बन पार्टिकल्स जल के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बने वो पार्टिकल्स आपको इस ग्लास स्लाइड पे देखने को मिल रहे हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, यानी जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उस पर रखिए 30 सेकेंड्स के लिए। आप देखिए कि क्या हो रहा है। नॉन ल्यूमिनस जोन यानी कि सबसे बाहर वाला जोन, यानी जहाँ से हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हीट का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, हीट और लाइट का सबसे इनर जोन से। वहाँ पे पहले ट्राई किया और अब बाहर रख के देखिए। फिर आप देखिए कि जो कॉपर वायर आपने रखी है वो रेड हॉट हो जाएगी पूरी तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगी। क्या इससे हमें पता चल रहा है कि जो नॉन लुमिनस जोन है इनफैक्ट इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है। ऑफ कोर्स क्योंकि जब हम अंदर ले गए तो वो हीट नहीं हुई, पर जब उसको ऊपर रखा है तब वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, यानी इसकी जो बाहर वाली ये जोन है ये सबसे ज़्यादा हॉट जोन है। तो यही सच है। देख सकते हैं अब आपको कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स के बारे में बताया गया है। ये आपको कैंडल फ्लेम दिख रहा है, इसमें 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। तो अब ये जो आउटर जोन होता है वो पूरी तरह से ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। फिर है मिडल जोन, तो इसका कलर येलो होता है और यहाँ पे पार्शियल यानी आधा कंबशन होता है। और ये इनर मोस्ट जोन जो है इसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं, जैसे कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा फ्लेम है तो ये किसका फ्लेम है, वैक्स का कैंडल फ्लेम है। तो इसी वजह से वैक्स का कैंडल है, इसी वजह से यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स हैं। ठीक है। और अब ये जो इनर मोस्ट जोन है ये लीस्ट हॉट है, यानी सबसे कम हॉट। बीच वाला जोन मीडियम हॉट है और जो बाहर वाला जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? तो ये जो गोल्ड स्मिथ यानी जो सुनार होते हैं, सोने से अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं, अलग अलग ज्वेलरीज बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी ये गोल्ड को मेल्ट करते हैं फिर सिल्वर को मेल्ट करते हैं तो ये आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये जो आउटर मोस्ट जोन होता है इसमें क्या होता है,
सबसे ज़्यादा कंप्लीट कंबशन यहाँ पे होता है। अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर तो यहीं पे आसानी से वो मेल्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल, यानी फ्यूल क्या है। रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, यानी जो हम घर में यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है। आमतौर पे वुड यूज़ किया जाता है, कारकोल यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है, या फिर केरोसिन यूज़ किया जाता है। और इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल। अब अच्छा फ्यूल क्या है, गुड फ्यूल क्या है। तो गुड फ्यूल वो फ्यूल है जो कि हमें पहले से अवेलेबल मिलता है, ये सस्ता होता है और बड़ी ही आसानी से मॉडरेट रेट पे आसानी से बर्न हो जाता है, और इससे बहुत सारा हीट का अमाउंट प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ ये कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना लीव करे। यानी जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं, ऐश बच जाते हैं, इसका मतलब जो वुड है वो हमारी गुड फ्यूल नहीं है। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. तो असल में तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसको हम गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल कह सकें, जो इन सारे रूल्स को फॉलो करता है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी है। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो हमें ऐसे फ्यूल की खोज करना चाहिए जो कि हमारे सारे यूजेस, सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करे। तो अब ये जो फ्यूल्स होते हैं उनका कॉस्ट भी अलग अलग होता है। कुछ फ्यूल जो होते हैं वो बड़े ही सस्ते होते हैं, जैसे कोल इज़ सो चीप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वे आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी मान लीजिए कि आपको बोला गया कि 1 लीटर पानी आपको उबालना है। एक में आप काऊ डंक यूज़ करोगे फ्यूल के रूप में, दूसरे में कोल यूज़ करोगे, और तीसरे में एलपीजी यूज़ करोगे। 3 आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आप कौन सा चूज़ करोगे। सिंपल सी बात है, आप क्या चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे एलपीजी। तो आपने क्यों चूज़ किया एलपीजी। आप सोचोगे कि उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्यों ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसके पहले हमें कैलोरीफिक वैल्यू देखनी पड़ेगी। So the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. यानी किसी भी 1 kg फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। यानी इसको जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी, यानी के कैपिटल जे और पर केजी। यहाँ पे कुछ फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू दिए हैं, जैसे काउडंग 6000 to 8000, वुड 17000 to 22000, कोल 25000 to 33000, पेट्रोल 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, बायोगैस 35000 to 40000, हाइड्रोजन 1,50,000। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बर्न हो रहा है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की, और उसके बाद एलपीजी की, और सबसे कम किसकी है, सिंपल सी बात है, काउडंग केक की, ठीक है। तो अब इसीलिए आपने एलपीजी को चुना क्योंकि वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी जब हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं तो उससे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन हो रहा है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, यानी अगर हम फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल प्रभाव पड़ेंगे। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. यानी इससे बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल्स रिड्यूस होते हैं। ये जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं ये पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करते हैं और बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, यानी मान लो कोई फ्यूल पूरी तरह से जला नहीं, उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये जो है बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। और एक और चीज़ बताई गई है कि आप एक कमरे में बंद है तो उस दौरान आपको उस कमरे में कोल बर्न करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस होगा, और उससे हो सकता है कि अगर आप उस रूम में सो रहे हो तो आप मर जाओ, ठीक है।
कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, यानी ज़्यादातर फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ होता है इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके क्या रिजल्ट होते हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, पोलर ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं, सी लेवल में राइज आता है, और साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे बाढ़ आते हैं। और जो लो लाइन कोस्टल एरियाज़ यानी कोस्टल में तो हैं ही, पर साथ ही साथ बहुत ही नीचे लो कर रहे हैं तो वो तो कभी कभी पानी के अंदर सबमर्ज भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा कोरोसिव गैस होती है। और साथ ही साथ जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो भी नाइट्रोजन के बहुत सारी गैसियस ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो जब ये सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो एसिड्स बनाते हैं, और ऐसी जो बारिश होती है उसे एसिड रेन कहा जाता है। अब ये जो एसिड रेन होती है वो क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, सबके लिए हार्मफुल होती है। आपने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful products in very small amounts। यानी पहले किसको यूज़ किया जाता था फ्यूल के रूप में? डीजल और पेट्रोल को, पर ये तो बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, एसिड रेन होगा, इसीलिए इनको रिप्लेस करके अब किसका यूज़ किया जा रहा है? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। क्योंकि ये जो है ये इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ तो करता है पर बहुत ही कम अमाउंट्स में। इसका मतलब ये जो CNG है वो क्लीनर फ्यूल है, ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा सेफ़ है। और यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अगला टॉपिक क्या चाहिए कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।